मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी समूह क्रिया के संप्रति पर और समूह क्रिया की विशेषताओं पर। अब मैं बात करता हूं समूह क्रिया संचालित करने से पूर्व किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे ही ऐसी क्रियाओं का आयोजन कर देते हैं और जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। उसका कारण है हम कोई भी काम बिना प्लानिंग के करेंगे वो काम सफल नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम हो आपका, उसकी प्लानिंग शुड बी मस्ट। जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम बालकों को अच्छे प्रकार से उस योजना को संपादित नहीं करवा पाएंगे। इसलिए प्लानिंग में सारी चीज़ों को ध्यान देना है। हम जो काम करने जा रहे हैं उससे बालकों में कौन से गुण विकसित होंगे, इसके लिए हम कौन सी शिक्षण विधि काम में लेंगे, इसके लिए हम कौन सी सहायक सामग्री काम में लेंगे, इसके नुकसान क्या होंगे, उन नुकसानों का बालकों पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इन सारी बातों को हमें पहले ही ध्यान देना होगा। यदि हम पहले ध्यान नहीं देते हैं तो इसके दुष्परिणाम ये निकलते हैं कि बच्चों में झगड़ा होने की संभावना हो जाती है, अहम की भावना पनप जाती है, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना उनमें विकसित हो जाती है। इन सारी बातों को हतोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी योजना संपादित करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए और उसके बाद ही हमें उसे अप्लाई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम बिना योजना के काम प्रारंभ कर देते हैं। जो उपकरण हमें चाहिए वो उपकरण हमारे पास नहीं है, जो मशीनरी हमारे लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है, बिजली की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। और यदि हम पहले ही योजना बना लेते तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम कर लेते तो हमारा काम अच्छे तरीके से संपादित होता। ठीक है। उसी प्रकार से समूह क्रिया है। समूह क्रिया संचालित करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जिनमें पहली बात है उद्देश्य स्पष्ट हों। जो समूह क्रिया हमने चूज की है कि भाई हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दिखाना है, 1857 की क्रांति को दिखाना है, या सेरेमनी ऑफ फ्रीडम को दिखाना है, स्वतंत्रता समारोह जो हमारा पहला हुआ था, या और कोई रोल प्ले हमें करना है, उन सबसे संबंधित हमें उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेना चाहिए कि हम जो क्रिया करने जा रहे हैं सामूहिक रूप से, इस क्रिया से हमें फायदा क्या होगा, हमारे बालकों में इसके माध्यम से क्या गुण विकसित होंगे, हमारे बालकों को इससे पाठ्यक्रम संबंधी क्या फायदे होंगे और उन फायदों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हमें इसके उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लेना चाहिए। दूसरा है, ये बच्चों के सीखने के स्तर के हिसाब से हों। बच्चों के सीखने के स्तर के हिसाब से हों। इसका तात्पर्य है हमारे बच्चों की जो लर्निंग लेवल है उसके हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत उच्च लेवल की बात बता रहे हो और बालक हमारे बहुत छोटे हैं जो नहीं सीख पाए, या ऐसा भी नहीं हो कि हमारे बालक बहुत बड़े हैं और हम जो सामूहिक क्रिया करवाने जा रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल की हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हमारे बालकों का स्तर क्या है, मेंटल स्तर क्या है, उनकी मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, किस चीज़ को वो सीख सकते हैं, किस चीज़ को नहीं सीख सकते। इन चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए। दूसरा, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री, बच्चों की भागीदारी,
एवं समूह का संयोजन ठीक हो। इसका मतलब है जो सामग्री हम काम में ले रहे हैं उस सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लें, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित कर लें, कितने बच्चे भाग लेंगे, किस बच्चे का कौन सा रोल होगा, एवं समूह का संयोजन ठीक हो, यानी जो ग्रुप हमने तैयार किया है वो सही तरीके से संयोजित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ग्रुप बना लिया और ग्रुप में जो बालक लिए हैं उनमें से कुछ बच्चे उद्दंडी हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें ऐसे टैलेंट ही नहीं जो समूह क्रिया में उनको सम्मिलित कर लिया जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो बच्चों का चयन हो रहा है उनका समूह ठीक से बने। ठीक है, नंबर अगला है इस्तेमाल समूह क्रिया किसी विशेष विषय पर केंद्रित हो। समूह क्रिया किसी विशेष विषय पर केंद्रित हो। हमारे सिलेबस में बहुत सारे पाठ ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम समूह क्रिया संचालित करवा सकते हैं, लेकिन उन सब में से हमें जो विशेष विषय है किसी विशेष विषय पर उनमें से विशेष जो टॉपिक है स्पेशली कि भाई हाँ इसके माध्यम से हम अच्छा रोल प्ले करवा सकते हैं, अच्छी क्रियाएं बालकों से करवा सकते हैं, उनका चयन हमें इसके माध्यम से करना चाहिए। कौन बालक सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में अच्छा भाग लेता है, कौन बालक अच्छे तरीके से अपनी भूमिका प्रेजेंट कर सकता है, ऐसे बालकों का चयन हमें भली भांति करना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते हैं तो सही तरीके से हमारा ये काम स्पष्ट नहीं हो पाएगा, संपादित नहीं हो पाएगा। निर्देश स्पष्ट, अगला है निर्देश स्पष्ट। वे सही तरीके से दिए जाएं। से दिए जाएं ताकि किए जाए ताकि स्पष्ट व सही तरीके से दिए जाएं ताकि बच्चे समझ सकें। बच्चों को जो निर्देश दिए जाएं वो स्पष्ट व सही तरीके से हों ताकि बच्चे समझ सकें। अर्थात बालकों को पहले से ही ये बता दिया जाए कि आपको करना क्या है और करना नहीं क्या है। ये दोनों को करना है, जो समूह क्रिया में भाग ले रहे हैं वो और जो सामने बैठे हैं वो। समूह क्रिया में भाग लेने वालों के लिए उनकी भूमिका पहले से ही स्पष्ट कर देनी चाहिए, उनको निर्धारित कर देना चाहिए आपका ये रोल होगा, आपका ये रोल होगा, आपका ये रोल होगा। कोई भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं हो जो बालक जिससे गुमराह हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है हम निर्देश नहीं दे पाते और निर्देशों के अभाव में बालक ये नहीं समझ पाते कि उनका जो रोल है वो कब प्ले होगा, यानी उनकी भूमिका कब है। सीरियलिटी से भाई पहले किसका है, दूसरे नंबर पर किसका है, तीसरे पर किसका है, एक तो ये है। दूसरा मान लीजिए कोई ऐसा नाटक खेल रहे हैं समूह क्रिया के माध्यम से, तो उसमें कौन कब क्या बोलेगा इसका पहले से ही हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि हम स्पष्ट कर देंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा और सफल तरीके से हमारा काम
संपादित हो जाएगा। यदि हम निर्देश नहीं दे पाते तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चे छोटे हैं, उनके मेंटल लेवल के अनुसार हमें स्पष्ट भाषा में बालकों को समझा देना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में अवलोकन। कक्षा में अवलोकन, समूह बनाने, निर्देश देने और सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिक्षक का समर्थन होना जरूरी है। इसका तात्पर्य है कक्षा में अवलोकन, समूह बनाने, निर्देश देने और सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिक्षक का समर्थन जरूरी है, अर्थात शिक्षक की सहमति जरूरी है। जैसे कक्षा अवलोकन के लिए 2 लोगों को नियुक्त किया, जो लोग कक्षा को अवलोकित करेंगे, ये सब समूह क्रिया में केवल बच्चों की बात चल रही है। वो अवलोकन करने वाले बच्चे जो 2, 3, 4 जितने भी नियुक्त किए हैं, क्या वो सही हैं, इसकी भी टीचर से रिपोर्ट होनी चाहिए। जो समूह बनाया है उस समूह में जिन जिन लोगों को लिया है उनके नाम भी शिक्षक के पास होने चाहिए। जो निर्देश उसके लिए निर्धारित किए हैं उनको भी शिक्षक को दिखाया जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश हो, बालकों से कोई गलती हो रही हो तो उसको शिक्षक सुधरवा सकता है। आगे, सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिक्षक का समर्थन, अर्थात जो सामग्री हम काम में लेंगे वो सब सामग्री इमेजिन हमारे विद्यालय में है तो हम उसके लिए सहमति लेंगे। अगर हमारे विद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो हम बाहर से लाएंगे। इसके बजट की व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए भी हमें शिक्षक से बात करनी होगी। अर्थात संपूर्ण प्रक्रिया के लिए हमें पहले शिक्षक से समर्थन लेना पड़ेगा, शिक्षक से सहमति लेनी पड़ेगी कि हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या ये सही है। यदि सही उसे नहीं लगा तो मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और शिक्षक की भागीदारी शिक्षक के रूप में कम से कम हो। इसका मतलब है शिक्षक की जो भागीदारी है किसमें, समूह क्रिया में, वो होनी जरूरी है, लेकिन शिक्षक के रूप में नहीं। शिक्षक के रूप में जब शिक्षक काम करेगा तो बालक डर के काम करेंगे, उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, वो अपने एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे, वो जो सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। यहाँ शिक्षक को उनका मित्र बनकर रहना होगा, यहाँ शिक्षक को उनका दोस्त बनकर रहना होगा, यहाँ उनका पथ प्रदर्शक बनकर रहना होगा, यहाँ दर्शक बन के रहना होगा, तभी वो बालक स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे। केवल शिक्षक का जो हस्तक्षेप रहेगा वो नंबर 6 में रहेगा, अवलोकन में, समूह बनाने में, निर्देशन में और सामग्री के इस्तेमाल में। यहाँ पर तो कोई बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक दोस्त के रूप में उनको सलाह दे सकता है।
अगला है सभी बच्चों को, नंबर 8, सभी बच्चों की भागीदारी आवश्यक। सभी बच्चों की बुद्धिमत्तापूर्ण भागीदारी अनिवार्य। यानी यह अनिवार्य होगा कि सभी बच्चों को कोई न कोई रोल करना पड़ेगा, और नहीं तो दर्शक का रोल तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई क्रिया ऐसी हो रही है, नाटक वगैरह, उसमें निर्धारित हो गए सारे बच्चे तो भाग ले नहीं सकते, कक्षा में 30, 40, 50 बच्चे होते हैं, भाग तो वही 8-10 बच्चे ही ले पाएंगे, लेकिन दूसरे बच्चों को और भी जिम्मेदारी है, और नहीं तो शांति से सुन ही लें। ठीक है, इस तरह से बच्चों की जो भागीदारी है वो बहुत जरूरी है। समूह क्रिया का विश्लेषण ये अंतिम है। समूह क्रिया का विश्लेषण पुनर्विचार जरूरी। जो क्रिया हमने की है, सामूहिक रूप से नाटक खेला है, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की है, अंत्याक्षरी आयोजित की है, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की है, या अन्य कोई और कार्य हमने आयोजित किया है, उसमें क्या क्या कमियां रहीं, उसकी क्या क्या अच्छाइयां थीं, बच्चों ने क्या क्या सीखा, इन सारी चीज़ों का हमें विश्लेषण होना चाहिए, अर्थात बालकों का मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमने उद्देश्य इसमें रखे थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति कितने प्रतिशत हुई और कितने प्रतिशत नहीं हुई। इसलिए बहुत जरूरी है समूह क्रिया में मूल्यांकन के द्वारा विश्लेषण अवश्य ही होना चाहिए, और मूल्यांकन भी दोनों तरह का होना चाहिए, लिखित मूल्यांकन भी होना चाहिए, मौखिक मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि बालक की अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चले, बालक की लिखित अभिव्यक्ति का पता चले, बालक की व्याकरणिक त्रुटियों का पता चले, बालक के अचीवमेंट लेवल का पता चले। यदि इन सारी चीज़ों का पता हमें नहीं चलेगा तो हम बालक का सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है जो कमियां रहीं उन पर पुनर्विचार किया जाए। अगली बार जब सामूहिक क्रियाओं का आयोजन किया जाए, उन सामूहिक क्रियाओं में जो कमियां इसमें रहीं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार शिक्षक हर कमी को नज़रअंदाज कर जाता है, लेकिन कभी कभी वो छोटी कमी ही बालक के लिए नासूर बन जाती है। जैसे परीक्षा आयोजित करवाई, उस परीक्षा में आप लोगों में से वो मसाला ले आते हैं ना, मसाला क्या, नकल करने की पर्ची, उस मसाले को लाके कॉपी में बीच में रख के नकल कर रहे होते हैं। लेकिन शिक्षक की नज़र पड़ जाए, कल्याण जी जैसे हमारे गुरुजी की नज़र पड़ जाए, तो वो नज़रअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आप सबसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। लेकिन ये वो साथ ही साथ, कल्याण जी का मैंने नाम लिया है, उसको बुरा मत मानना, और उनके प्रति ये नेगेटिव कोई मेरा कमेंट नहीं है, लेकिन वहाँ ये नज़रअंदाज करना, ये बालक के लिए हम पॉइजन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी छोटी कमी को हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वो बड़े स्तर पर जाएगा, RS IS के एग्जाम में जाएगा या अपने टीचरशिप की एग्जाम में जाएगा, तो वहाँ भी वो इस काम को करेगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। इसलिए जो कमी हमें दिखे, उन कमियों को हमें तुरंत बालकों से दूर करनी है, बालकों के मस्तिष्क से उन कमियों को दूर करना है। इसलिए जो भी सामूहिक क्रियाएं करवाई जाएं
उन समस्त सामूहिक क्रियाओं का विश्लेषण होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, उन पर पुनर्विचार भी होना चाहिए और आगामी जो सामूहिक क्रियाएं आयोजित हों उनमें उनको हटाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो कमियां हमारे पिछली घटना में हुई, पिछले कार्यक्रम में हुई, इसमें नहीं हों। ठीक है, इसी के साथ समूह क्रिया संबंधी जो टॉपिक आपका था ग्रुप एक्टिविटीज वो समाप्त हुआ। धन्यवाद। अब मैं आपको बताऊंगा परावर्तित लिखित सत्रीय कार्य। आपकी चौथी यूनिट में एक अलग से टेस्ट दिया है। उस टेक्स्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो हम आप लोगों को सत्रीय कार्य देते हैं उसका रिफ्लेक्शन बालक के ऊपर क्या पड़ता है, यानी परावर्तित लिखित सत्रीय कार्य। ठीक है, इसका मतलब है हम आपको जो पढ़ाते हैं उसके दौरान आपको जो काम दिया जाता है उस काम के माध्यम से आपका मूल्यांकन किस प्रकार होगा, यानी आप सीखे या नहीं सीखे, आप में कौशल विकसित हुआ अथवा नहीं हुआ, इन सारी बातों की जानकारी इस सत्रीय कार्य से चलती है। एक तरह से कहा जाए तो शिक्षण में यह एक नवाचार है। नवाचार का मतलब समझते हो? नया विचार। यह एक नया विचार है। बात आती है कि नया विचार से क्या तात्पर्य है। अब तक शिक्षण में ऐसा नहीं होता था कि आपसे सत्रीय कार्य करवाया जाता हो। पिछले 20 साल से ये काम शुरू हुआ है। उससे पहले सत्रीय, हमारे टाइम में सत्रीय कार्य का कोई लेना देना नहीं था, ना बीएड में था, ना उससे पहले ग्रेजुएशन में था, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में था। लेकिन अब आपको कक्षा 9 से लेके ही ये प्रोजेक्ट बनवाना प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के माध्यम से आपकी टैलेंसी का पता चलता है, आपके नॉलेज का पता चलता है, आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता लगता है, आपकी व्याकरणिक शुद्धता और अशुद्धता का पता लगता है, आपके उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए हमें एक मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए रिफ्लेक्टिव रिटन जो असाइनमेंट दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है ताकि हम आप लोगों का मूल्यांकन सही तरीके से कर सकें, किसी भी प्रकार का बालक के साथ भेदभाव नहीं हो। अब इसमें बहुत से बालक क्या करते हैं, वो रिटन वर्क एक फाइल बना के दे देते हैं। बहुत से बालक क्रिएटिविटी दिखाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से चित्र आदि के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखाते हैं, बहुत से फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाते हैं, बहुत से ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से दिखाते हैं और बहुत से प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाते हैं, वास्तविक चीज़ों के माध्यम से दिखाते। जैसे करेंसी है, विमुद्रीकरण। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी ना, नोटबंदी को कॉमर्स की भाषा में या इकोनॉमिक्स की भाषा में हम विमुद्रीकरण कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। ये क्या है? ये भी एक नवाचार था मोदी जी का। खैर उस बात को छोड़िए, अब यहाँ विमुद्रीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पहले जो मुद्राएं संचालित हुआ करती थीं उन मुद्राओं को और वर्तमान में जो मुद्रा संचालित है उसको तुलना करके हम यहाँ दिखा सकते हैं कि 1947 में ऐसी मुद्रा थी। उसके बाद विमुद्रीकरण जब इंदिरा गांधी जी ने या किसी और ने भी कराया था, एक बार मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन कराया था, उस समय करेंसी के नोट कैसे थे और अब मोदी जी ने कराया उस समय करेंसी नोट नए कैसे आए, दूसरे देशों की मुद्राएं कैसी हैं, हमारे देश की मुद्रा स्मार्ट मुद्रा है या नहीं, या दूसरे देश की मुद्रा स्मार्ट है। इस तरह की बातों को हम असाइनमेंट के माध्यम से पता करते हैं, जिसमें अध्यापक विद्यार्थी को सत्य, काल्पनिक दृश्य, घटना, बातचीत और बीती हुई घटना आदि पर अपने विचार, जिंदगी की सोच, अनुभूति, भावना, परिस्थिति के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देता है। देखो सारी चीज आ गई इसमें, यानी विद्यार्थी उसमें सत्य घटनाओं को लिखेगा और उसके मस्तिष्क में जो कल्पना आ रही है उसको भी उससे कनेक्ट करके लिखेगा और बीती हुई घटनाओं को भी उसमें सम्मिलित करेगा जो भी हम काम दे रहे हैं,
और उसके माध्यम से उसके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, वो व्यक्तिगत विचारों को भी उसमें इन्वॉल्व करेगा और शिक्षक मूल्यांकन के द्वारा उन सारी चीज़ों का पता चलेगा कि बालक में किन किन क्षमताओं का विकास हुआ और किन किन क्षमताओं का विकास नहीं हुआ। इस प्रकार विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर चिंतन करते हुए, जैसे मैंने क्या नोटिस किया, यानी हमने कोई भी घटना, जैसे वो विमुद्रीकरण की घटना हुई, उस दौरान बहुत से लोगों को लाइन में लगना पड़ा, बहुत से लोगों को आर्थिक संकट झेलना पड़ा, बहुत सारी राजनीति हुई, उसमें उन्होंने क्या नोटिस किया, इससे मुझ में क्या बदलाव आया। बालक चिंतन कर रहा है अपने मन में कि उस दौरान मैंने क्या, जैसे विमुद्रीकरण पर आपको एक सत्रीय कार्य बनाकर लाना है, ये कह दिया, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का विषय है, इकोनॉमिक्स इसमें आता है, इसलिए मैं आपको ये विमुद्रीकरण का उदाहरण दे रहा हूं। वहां भीड़ हुई, भीड़ के माध्यम से बहुत लोगों को परेशानियां हुई, बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया लाइन में लगने के कारण, कि वो अपने नोटों को बदलवाएं या काम करें। गरीब लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते कि उसमें जमा करवा दें, बल्कि वो अपने नोट बदलवाने के लिए बैंक में जाते हैं। तो इस तरह से उस बदलाव, उससे बालक में क्या बदलाव आया और बालक ने क्या नोटिस किया, मतलब इनके माध्यम से वो है उसी घटना को दोबारा दोहराता है, अपने मस्तिष्क में दोहराता है कि हमने ऐसे देखा, ऐसे लाइन में लगे हुए थे लोग, ऐसे हाथों में नोट लिए थे, कई बार झगड़ा भी हो जाता था, लोग सुबह 10 बजे बैंक खुलती है, लोग 8 बजे से लाइन में लग जाते थे। वो सारा घटनाक्रम बालक के मस्तिष्क में पुनः आ गया, जिससे वह जान सके कि क्या सही होगा और क्या सही हुआ। इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्स, वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी किसमें, आपके सत्रीय कार्य में। उस रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही हम आपकी बात को जान पा रहे हैं। यानी रिफ्लेक्ट का मतलब है परावर्तित, यानी एक दीवार पर हमने टॉर्च जलाई, दीवार पर उसका प्रकाश गया और उसका प्रकाश, दीवार पर एक शीशा लगा हुआ था, उस शीशे के माध्यम से हमारी ओर आया। यानी हमने आपको काम दिया, जो काम आपने कहां सीखा था, बैंक के सामने खड़े होके वो देखा था, वो चीज आपके मस्तिष्क में आ गई। उस रिफ्लेक्शन को आपने फाइल में लिखा और उसका रिफ्लेक्शन, उस विचार को आपने फाइल में लिखा, वह देखा, उसको फाइल में लिखा और उसका रिफ्लेक्शन आया शिक्षक के ऊपर और शिक्षक ने उससे आपका मूल्यांकन किया। तब जाकर पता चला कि विमुद्रीकरण की सही जानकारी हमारे बच्चे को हुई अथवा नहीं हुई। अब बाकी कल। थैंक यू।